छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी मंत्री हैं, उनके कौन से विभाग हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र और उनके संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों ही परीक्षाओं में। तो आप लोग जो है जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वैसे मैं आंसर बताऊंगा ही। तो देखिएगा, जो भूपेश बघेल जी हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री हैं अगर व्यक्ति के हिसाब से हम लोग देखें, क्योंकि सबसे पहले अजीत जोगी जी थे, उसके बाद रमन सिंह जी थे और उसके बाद फिर भूपेश बघेल जी। तो भूपेश बघेल जी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए हैं, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है दुर्ग का पाटन। तो पाटन से ये जो है निर्वाचित हुए हैं ये भूपेश बघेल जी, ध्यान रखेंगे दुर्ग इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 2011 के जनगणना के आधार पर आपको लेना होगा, अभी भी पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत, आप लोग आंसर देते रहिएगा साथ में कमेंट बॉक्स में। तो छत्तीसगढ़ जो है जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो टोटल 30.6%, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या दर्ज की गई थी 2.55 करोड़, तो उसमें से 30.6% आबादी किनकी है, अनुसूचित जनजाति, अर्थात जो जनजातीय हैं जिनको अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब, शॉर्ट में एसटी कहा जाता है। तो इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 30.6%। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, जो एससी जिसको बोला जाता है ना, एससी शेड्यूल कास्ट, तो इनकी प्रतिशत कितना है, तो 12.82%। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय, तो देखिएगा जो बस्तर विश्वविद्यालय है, जब इसकी स्थापना हुई 2008 में, तब इसका कोई अलग से नाम नहीं रखा गया था। बस्तर क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया तो इसको बस्तर विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उन्होंने इस बस्तर विश्वविद्यालय को एक नया नाम दिया है। तो आपको बताना है कि किनके नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, पहला है गुंडाधुर। तो गुंडाधुर बस्तर क्षेत्र के जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो 1910 में गुंडाधुर ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी काफ़ी मतलब बड़ी शख्सियत है बस्तर क्षेत्र के। बलिराम कश्यप जी, ये जो भूतपूर्व सांसद थे, इनकी डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ काम किया है। इन्हीं के नाम से बस्तर का जो मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहे थे। उसके बाद दिया है महेंद्र कर्मा। तो जो महेंद्र कर्मा जी हैं, ये भी बस्तर क्षेत्र से ही संबंधित थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। और 25 मई सन 2013 नक्सलियों ने इनकी हत्या कर दी थी, जिसको हम प्रसिद्ध झीरम घाटी कांड के नाम से जानते हैं। तो इनमें से जो महेंद्र कर्मा जी हैं, इनको जो है शहीद का दर्जा दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, और इन्हीं के नाम पर, महेंद्र कर्मा जी के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो सरगुजा विश्वविद्यालय है अंबिकापुर में, उसका क्या नाम रखा गया है, और बिलासपुर विश्वविद्यालय का क्या नाम रखा गया है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति निवास करते हैं। मतलब जो जनजाति हैं एसटी आदिवासी, तो कितने प्रकार के, क्योंकि आदिवासियों में भी जाति होती है ना, अलग अलग जाति होती है, सब में जाति होती है। जो सामान्य वर्ग के होते हैं, ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, सब में जाति होती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय लोग निवास करते हैं,
तो वो कितने प्रकार की जातियों में बटे हुए हैं? तो इसका आंसर है 42। 42 जातियां हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। और ये जो 42 जातियां हैं ना, इनमें से कई सारी जातियां ऐसी हैं जिनकी अपनी उपजातियां हैं। जाति मान लो कि गोंड, गोंड एक जाति है। अब जो गोंड जनजाति है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो गोंड जनजाति के अंदर काफ़ी सारी उपजातियां हैं। इसके अंदर लगभग 41 उपजातियां हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में ना टोटल 42 जनजातियां निवास करती है। और ये जो 42 जनजातियां हैं 161 उपजातियों में विभक्त है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना है। टोटल 42 जनजातियां, आदिवासी 42 प्रकार के आदिवासी निवास करते हैं। और ये जो 42 प्रकार के आदिवासी हैं ये 161 उपजातियों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी जनजातीय समूह वो गोंड है, जो लगभग कुल जनजातीय जनसंख्या का 56% है। और गोंड जनजाति जो है 41 उपजातियों में बटी हुई है। ध्यान रखना, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोधन न्याय योजना किस पर्व पर आरंभ किया गया था? ये हमारी वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा शुरू किया गया काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। गोधन न्याय योजना काफ़ी चर्चे में भी आया हुआ था। तो आपको बताना है कि ये जो गोधन न्याय योजना है ये किस पर्व पर आरंभ किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो देखिएगा, इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो गोबर है, जो गाय का जो गोबर है वो जो है हमारे भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको पवित्र भी माना जाता है। जो गांव है वहाँ पर वो लिपाई पुताई के काम भी आता है। आंगन को लीपते हैं, अपने फर्श को लीपते हैं, काफ़ी काम आता है। इसके अलावा ये जो गोबर है ना, ये एक खाद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे रसायन वाला खाद होता है वैसा नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल खाद होता है। तो इसको खाद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो जो भूपेश बघेल सरकार है उन्होंने क्या किया कि इस गोबर का सही उपयोग करने के लिए, इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो है गोबर की खरीद शुरू की गई, जिसको गोधन न्याय योजना के नाम से जाना जाता है। और गोबर जो है प्रति किलो 2 रुपए की दर से खरीदा जा रहा है। और जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है उसको 8 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोधन न्याय योजना किस पर्व पर आरंभ किया गया? पोला दे रहा है, हरेली। हरेली ये जो है ना बिल्कुल आज मतलब 8 तारीख को हुआ अभी। हाँ, तो ये अभी हुआ हरेली। उस पर देखिएगा गोवर्धन पूजा ये दिवाली के बाद होता है। छेरछेरा पौष पूर्णिमा को होता है। पोला जो है ठीक 1 महीने बाद होने वाला है। तो ये जो गोधन न्याय योजना है ये कब आरंभ किया गया था? तो हरेली के दिन आरंभ किया गया था। 20 जुलाई 2020 में इस गोधन न्याय योजना को आरंभ किया गया। तो हरेली त्यौहार के दिन इसको शुरू किया गया था। जो हरेली त्यौहार है ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, क्योंकि इस पर्व में हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने जो भी कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं उन सब की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसी पावन पर्व पर हमारे प्रदेश सरकार द्वारा इस गोधन न्याय योजना को आरंभ किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी जो गोबर कितने में खरीदा जा रहा है? 2 रुपए किलो में। और वर्मी कंपोस्ट 8 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। और ये 20 जुलाई सन 2020 को हरेली के दिन इसको आरंभ किया गया था। और अब तो भाई हरेली के दिन हमारे राज्य सरकार द्वारा छुट्टी भी घोषित की गई है ना, अवकाश घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? तो अभी मैंने पीछे बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय समूह गोंड जनजाति है, जो कि पूरे जनजातीय जनसंख्या का लगभग 56% है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजातीय लोग निवास करते हैं 30.6%, तो उसमें से 56% अकेले गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। और जो गोंड जनजाति है वो 41 उपजातियों में भी बटी हुई है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जो
करंट है तो उसके भी आप क्वेश्चन लीजिए। तो आज मैंने गोधन न्याय योजना, ये मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आता ही रहूँगा। हालांकि मैं करंट के क्वेश्चन काफ़ी कम लेता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, तो आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा, पहला बोल रहा है हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण। तो ये जो हाट बाजार योजना है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं भाई, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना क्या है। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो जनजातीय लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं ना, वो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र होता है, जंगली क्षेत्र होता है, दुर्गम क्षेत्र होता है। मतलब आदिवासी जो हैं, जो सामान्य जो शहरों से दूर वो लोग निवास करते हैं, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके जो गांव होते हैं ना, वहाँ पर जो घर होते हैं, एक घर के बाद ना जो दूसरा घर होगा वो काफ़ी दूरी पर होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, गाँव में घर जो है आपस में सटे हुए होते हैं, एक के बाद दूसरा घर, फिर तीसरा घर, ऐसा। लेकिन जो आदिवासियों के जो गाँव होते हैं, उनमें जो घर है ना, वो काफ़ी दूरियों में होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। उनके घर में बड़ा सा आंगन होगा, पीछे भी बाड़ी वगैरह होगा, तो ऐसा दूर दूर होता है। तो ये लोग काफ़ी पहुँच विहीन क्षेत्रों में निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पर्वत, पहाड़ी, जंगली क्षेत्रों में। तो इन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके तहत प्रावधान क्या है, पहला बोल रहा है हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण। तो देखिए, इस योजना के तहत जो आदिवासी क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं ना, क्या होता है, गाँवों में रोज बाजार नहीं लगता है, वहाँ पर सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन हो सकता है, वो कोई भी दिन हो सकता है, तो वहाँ पर जो है बाजार लगता है, जिसको हाट कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाट, या फिर इसको हटरी भी कहा जाता है, हटरी, ध्यान रखेंगे, हटरी भी इसको कहा जाता है। ये इसमें जो है आसपास के गांवों के लोग भी इसमें आते हैं और अपने दैनिक उपभोग की चीज़ें, जो भी साग भाजी है, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, वो खरीद करके ले जाते हैं। मतलब कि जो हाट बाजार होता है, साप्ताहिक हाट बाजार, उसमें आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस योजना के तहत ये प्रावधान है कि ऐसे ही हाट बाजारों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। मतलब कि वहां पर डॉक्टर, नर्स, इनकी टीम जाएगी और वहां पर अपना एक तरह से सेटअप तैयार करेगी उस जिस दिन बाजार लगेगा, और वहां आए हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनका जो है दवा भी उनको मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा, ये सही है। दूसरा दिया है महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की सतत निगरानी। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें कुपोषण काफ़ी देखने को मिलता है। तो उनके पोषण की सतत निगरानी करना कि भाई वो ठीक ठाक हैं या नहीं। तो सप्ताह में एक दिन डॉक्टर वहाँ पहुँचेंगे, डॉक्टरों की पूरी टीम पहुँचेगी, जांच पड़ताल होगा, दवा भी दिया जाएगा। तो ये दूसरा भी सही है। अगला दिया है तीसरा, बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद। तो देखिएगा, जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर मतलब आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो वहाँ पर जो मलेरिया है वो काफ़ी मतलब फैला हुआ है, और राज्य सरकार की तरफ से वहाँ मच्छरदानी का भी वितरण किया जाता रहता है समय समय पर। तो इस मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत एक प्रावधान ये भी है कि जो बस्तर क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन अभियान जो पहले से चल रहा है, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में यह योजना मदद करेगी। ये भी जो है प्रावधान है, क्योंकि भाई जो बस्तर क्षेत्र में जो भी हाट बाजार लगेगा, तो वहाँ पर भी डॉक्टर लोग पहुँचेंगे और जो मलेरिया से पीड़ित होंगे उनका जाँच पड़ताल करेंगे और उनको दवा वगैरह देंगे। तो मतलब कि ये जो योजना है पहले से चल रही मलेरिया उन्मूलन अभियान में भी मदद करेगी। तो यहाँ तीनों कथन सही है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखो, जितने भी योजनाएं हैं ना, उसको आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, मतलब वो योजना कब लागू हुआ, किस लिए, ये नहीं, आपको उसके प्रावधानों को भी देखना होगा, क्या लाभ है, डाटा भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब कि केवल 3, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर ना एक ऑप्शन डालना था, यहाँ एक ऑप्शन डालना था 1, 2, 3, मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य हैं, ध्यान रखेंगे इसको, मेरे से मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में निम्न मराठा जिलेदार नियुक्त हुए। तो क्या बोल रहा है, 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में निम्न मराठा जिलेदार नियुक्त हुए। तो देखिएगा क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना 1830 के बाद पुनः मराठा शासन स्थापित
होता है, जो कि लगभग 24 वर्ष तक चलता है। और इस बीच मराठों के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति की गई। इससे पहले जब अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया तो वो ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त करते थे। उसके पहले क्या था, सूबा शासन, सूबेदार नियुक्त करते थे। उसके पहले डायरेक्ट मराठा रूलर शासन करते थे। तो जिलेदार ये कब से कब तक नियुक्त हुए, ध्यान रखना है 1830 से 1854, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निम्न मराठा जिलेदार नियुक्त हुए, तो ये सब नियुक्त हुए थे भाई, कृष्णा राव थे, अमृत राव थे, दुर्गा प्रसाद थे, गोविंद राव थे, गोपाल राव थे, ये सब थे। इनके अलावा सदरुद्दीन थे, इंटुक राव थे और सखाराम बापू, टोटल 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे। ध्यान रखना है 1830 से 1854 के मध्य कितने 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे। ये सब यहाँ पर नियुक्त हुए थे जिलेदार। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। उपरोक्त जिलेदारों का सही कालक्रम क्या है, मतलब कि ये जो जिलेदार हैं इनका सही कालक्रम आपको बताना है कि पहले किसकी नियुक्ति हुई, उसके बाद सबसे आखिर में किसकी नियुक्ति हुई। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहले जिलेदार थे जो 1830 में नियुक्त हुए थे वो थे कृष्णा राव, दूसरे नंबर में अमृत राव, तीसरे नंबर में नियुक्त हुए सदरुद्दीन, तीसरे नंबर में ना सदरुद्दीन नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ सदरुद्दीन दिया नहीं है, दुर्गा प्रसाद दिया है, तो इन्हीं का नाम आएगा। उसके बाद दुर्गा प्रसाद के बाद इंटुक राव हुए, लेकिन उनका भी नाम नहीं है। इंटुक राव के बाद नियुक्त हुए सखाराम बापू, उनका भी नाम नहीं है। सखाराम बापू के बाद नियुक्त हुए गोविंद राव, उसके बाद गोपाल राव सबसे आखिर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल 8 थे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले कृष्णा राव, दूसरे नंबर में अमृत राव, तीसरे नंबर में सदरुद्दीन, चौथे नंबर में दुर्गा प्रसाद, उसके बाद पांचवें नंबर में इंटुक राव, छठवें नंबर में सखाराम बापू, सातवें नंबर में गोविंद राव और आठवें नंबर में गोपाल राव। तो ये क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। स्पेशली ना आपको जो पहले जिलेदार थे कृष्णा राव, इनका नाम, और सबसे आखिर के जिलेदार गोपाल राव, इनका नाम तो भाई स्पेशली आप लोगों को याद रखना है। पहले कृष्णा राव, आखिर में गोपाल राव। जब 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है अंग्रेजों के अधीन हुआ तो गोपाल राव से ही अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण प्राप्त किया। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर होगा, मतलब ये इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ परिचय किसकी रचना है। छत्तीसगढ़ परिचय, तो ये एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ परिचय, किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो रचना है ना बलदेव प्रसाद मिश्र जी की है। किनकी? बलदेव प्रसाद मिश्र जी की ये रचना है। अच्छा, यहाँ पर जो 3 साहित्यकारों के नाम दिए हैं ना, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, तो ये जो तीनों साहित्यकार हैं इनका राजनांदगांव में त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया है, जहाँ पर इनको प्रदर्शित किया गया है। तो त्रिवेणी स्मारक, राजनांदगांव, इन तीनों साहित्यकारों को वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ परिचय बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीन अयस्क छत्तीसगढ़ के किन जिलों से प्राप्त होता है? टीन, तो देखिएगा जो टीन है ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के कहाँ पर मिलता है ये आपको बताना है। तो दंतेवाड़ा में मिलता है, कटेकल्याण क्षेत्र में, कांकेर में नहीं, बस्तर में नहीं, सुकमा में ना, मुंडपाल, गोविंदपाल करके कुछ स्थान है, वहाँ पर जो है टीन अयस्क मिलता है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ये इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन तो हो गया ना, माफ़ी चाहूँगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। और बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा इको साउंड आ रहा है ना, मतलब मैं थोड़ा सा खाली कमरे में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गूंज रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से ये वाली दिक्कत आपको देखने को मिल रही होगी, हालांकि बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।